एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का 25 मई का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। अननेसेसरी ब्रिंकमैनशिप इसका टाइटल है। एक बहुत ही अजीब सी घटना पे आर्टिकल लिखा हुआ है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे अमीर देश है, आज वो बैंकरप्सी यानी दिवालियापन की कगार पे खड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? पावरफुल कंट्रीज कैसे दिवालिया हो जाती हैं, इस आर्टिकल में आपको समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। आर्टिकल में जो भी सीखेंगे इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। ओवरऑल इंग्लिश को अटैक करना है आपको, सिर्फ ट्रांसलेशन करते मत रह जाना। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। इस क्विज पे आपको लास्ट में अप्लाई करनी है। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं चैनल पे। तो इंग्लिश को बेसिक से सीखने की जिस तलाश में आप यहाँ आए हो, वो तलाश आपकी यहाँ के पूरी होती है। शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कह रहे जी अननेसेसरी ब्रिंकमैनशिप। देखिए, अननेसेसरी तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सबको आता ही होगा। गैर जरूरी, जो चीज़ नेसेसरी ना हो। और ये ब्रिंकमैनशिप क्या होता है भाई? देखो, इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तब समझ में आएगा। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, मैन का मतलब होता है आदमी, और ये जो शिप लगाया जाता है ये किसी काम को नाउन बनाने के लिए। फ्रेंड का फ्रेंडशिप है ना, कोड का कोडशिप, किसी भी चीज़ के पीछे शिप लगा के उसको अपने नाउन बना देते हैं उस प्रक्रिया को। तो ब्रिंकमैनशिप का मतलब क्या है? किसी आदमी के हर चीज़ को किनारे पे लाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है ब्रिंकमैनशिप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एग्ज़ाम है 30 दिनों के बाद और आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है 25 दिन, ठीक है? लेकिन अब जब तक 25 दिन रह नहीं गए तब तक आप किताब भी नहीं खोल रहे हो। इनफैक्ट आपने किताब खोली है 20 दिनों के बाद और आपको पता है अगर मैं 20 से कम दिन पढ़ा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा एग्जाम में। तो आप एक ब्रिंकमैनशिप वाले आदमी हो, किनारे तक धकेलते रहते हो चीज़ों को जब तक डिजास्टर हो ना जाए। जब खूब वक्त रहता है तब आप एक्शन नहीं लेते हो, आप चीज़ों को आगे से आगे डिजास्टर वाले ब्रिंक पे ले जाने की कोशिश करते हो। कह रहे जी ऐसा ही कुछ अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ब्रिंकमैनशिप में इंडल्ज्ड हैं, अमेरिका को बैंकरप्सी की कगार पे ले आई हैं। अब ये वर्ड याद रहेगा मेरे ख्याल से हमेशा, टेंडेंसी टू पुश एवरीथिंग टू अ डेंजरस सिचुएशन। बात की जा रही है ऑन द यूएस फिस्कल क्वैगमायर। अमेरिका के फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल क्वैगमायर की बात हो रही है। क्वैगमायर का मतलब होता है दलदली प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रेडिकमेंट, एक ऐसी डिलेमा, एक ऐसा धर्म संकट, एक ऐसी क्वांड्री जो दलदल के जैसी है जिससे निकलना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्वैगमायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज वर्ड्स थोड़े भारी हैं लेकिन अच्छी बात है, आपको मौका मिल रहा है नए वर्ड्स को सीखने का। टाइटल पैराग्राफ क्या कहता है आर्टिकल का? कह रहा है जी रिपब्लिकन्स शुड नॉट पुट बाई पार्टीसन गोल्स अहेड ऑफ द ग्रेटर पब्लिक गुड। कह रहा है जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं अमेरिका में, जो विपक्ष में बैठे हैं ऑपोजिशन में, इनको नहीं करना चाहिए पुट, इनको नहीं करना चाहिए रखने का काम। और किसको? पार्टीशन गोल्स को। पार्टीशन का मतलब होता है जी एक तरफा, अपने बारे में सोचना, दूसरे बारे को, दूसरे की जो है चीज़ को तवज्जो या वैल्यू ना देना, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो एक तरफ के बारे में ही सोचता हो। तो रिपब्लिकन को एक तरफ के जो गोल्स हैं यानी खुद के जो गोल्स हैं उनको पुट नहीं करना है, रखना नहीं है। और किससे आगे नहीं रखना है भाई? अहेड ऑफ, आगे नहीं रखना है ग्रेटर पब्लिक गुड के, बड़े लेवल पे लोगों की भलाई के। तो आज रिपब्लिकन्स के पास मौका है अमेरिका को बचाने का, लेकिन इस मौके की वजह से इनको एक चुनावी मुद्दा जो है हाथ से निकल जाएगा। तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि चुनावी मुद्दों को और अपने गोल्स को लोगों की भलाई से आगे मत रखो। अमेरिका रहेगा तभी आप चुनाव लड़ोगे और तभी चुनाव जीत पाओगे। रिपब्लिकन्स आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट पुट इसकी वर्ब है। पुट समथिंग अहेड ऑफ समथिंग एल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से पहले या आगे रखना, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता देना। पार्टीशन मैंने आपको बता दिया एक तरफा होता है। अगर पार्टीशन के आगे मैं बाय लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? दो तरफा। बाय पार्टीशन का पॉलिटिकल लैंग्वेज में मीनिंग होता है जिसमें सब पार्टियां शामिल हों, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो वो बाय पार्टीशन होता है ना। तो जिसमें दो तरफ शामिल हो जाए बाय पार्टीशन, जिसमें अकेला स्वार्थ भरा काम हो वो पार्टीशन। चलिए, पब्लिक गुड आपको बता दिया, लोगों की बड़े स्केल पे भलाई। आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब आपको दिखाते हैं, भारी भारी वर्ड्स हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। और उसी के साथ में आप सभी की पॉपुलर रिक्वेस्ट पे यूपीएससी का और स्टेट सिविल सेवाओं का प्रीलिम्स प्लस मेंस का फुल इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये एक माइग्रेशन कोर्स है, भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं।
कॉन्फिडेंस के साथ में अब इंग्लिश में सिविल सेवा का एग्ज़ाम आप लिखेंगे इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट की तरह। कोर्स अवेलेबल है आपकी अपनी ऐप पे YIT योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन से जाके इसको डाउनलोड करें। कोर्स में आपको CSET प्रीलिम्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव मेंस के लिए आंसर राइटिंग, साथ में वोकैब, ग्रामर, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपकी समरीज, आपकी लिखावट को पर्सनली चेक करके आपको सिखाया जाएगा। कोर्स की फ़ी है 5499, अभी इसको 4999 पे रखा गया है, फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग पर्सनल मेंटरशिप नहीं चाहते हैं, आप कोर्स का एक्सेस 1999 में ले सकते हैं बिना पर्सनल मेंटरशिप के। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट करें। अगर आप राइटिंग कोर्स में पहले से इनरोल्ड हैं तो आपकी फ़ीस को नए कोर्स में एडजस्ट भी किया जा रहा है। राइटिंग का बेसिक कोर्स, बैंकिंग का कोर्स और SSC कॉम्बो अभी भी ऐप पे अवेलेबल है, आप इन कोर्सेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं। चलिए, आज की वोकैब शीट है 25/5 की अननेसेसरी ब्रिंकमैनशिप। हर दिन की वोकैब शीट आपको अलग से मिल रही है, जाके इसको आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड्स देखेंगे आज के। लेवरेज पहला वर्ड है, बहुत दिनों बाद आया है। लेवरेज का मतलब होता है आपका इन्फ्लुएंस या एडवांटेज। किसी दूसरे आदमी के ऊपर आपके पास कुछ एडवांटेज हो ना, तो वो आपका लेवरेज कहलाता है। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होता है। अब देखो, यूज़ भी करके दिखाएंगे दोनों ही तरीके से। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन जो होते हैं वो फंड करते हैं, पैसा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, ताकि उनको पॉलिटिकल लेवरेज मिले, सियासी या राजनीतिक तौर पे उनको एडवांटेज मिले। तो ये तो पॉलिटिकल लेवरेज, यहाँ पे लेवरेज नाउन है। अब दूसरा देखो, इसका वर्ब वाला जो है यूज़ करने का तरीका। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। आपको ज़रूरत है लेवरेज करने की, एडवांटेज लेने की आपकी एक्सपर्टीज़ पे, आपकी कला पे, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके आजकल की मार्केट में। यहाँ पे लेवरेज एक इन्फिनेटिव है, एक वर्ब है। ये जो वर्ब नाउन, ये चक्कर मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है। उसके लिए आपको बेसिक से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। चैनल के होम पेज पे रखे हुए हैं बेसिक्स, आप जाके इस प्लेलिस्ट को चलाएंगे, यहाँ से आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे आपके। लेवरेज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं। अगला जो वर्ड आज का वो है फ्रेजल वर्ब स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से निकलना, पैदा होना, ओरिजिनेट होना, इमर्ज होना या एमिनेट होना। हर वर्ड अपने बाद में फ्रॉम ले रहा है, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, है ना। चलिए, द पैंडमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक स्टेम फ्रॉम हुई है, अपीयर फ्रॉम हुई है या क्रॉप अप फ्रॉम हुई है, निकली है चाइना की नेग्लिजेंस से, चाइना की लापरवाही से। तो जो भी चीज़ जहाँ से निकले, ओरिजिनेट हो, इस फ्रेजल वर्ब को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी फ्रेजल वर्ब है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास वर्ड है जी आज का, ये है फोर्ज। फोर्ज, और ये बड़ा ही जादुई वर्ड है। इसके तीन मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना, किसी काम को करने में, और वो ऐसा सक्सेसफुल होना कि आपने बड़े एफर्ट्स डाले हैं उसमें। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। दूसरा फोर्ज का मतलब होता है किसी के जाली कागजात बनाना। और तीसरा फोर्ज का मतलब होता है किसी लोहे की या धातु की चीज़ को मार मार के, ठोक ठोक के सही शेप में लाना, जिस शेप में आप लाना चाहते हो। तो ये जो तीसरा मीनिंग है और जो पहला मीनिंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने किसी से कोई निगोशिएशन करनी है, कोई डील करनी है, सामने वाला आपकी बात को तैयार नहीं है मानने को, लेकिन आखिरकार आप उसकी बात को कैसे भी करके अपनी शेप में ढालते हो और फोर्ज करते हो उस डील को, है ना। जैसे लोहे पे मार मार के उसको आप अपनी शेप बनाते हो ना, जो भी शेप बनाना चाहते हो लोहे की। तो फर्स्ट और थर्ड जो है एक जैसे ही हैं, और सेकंड मीनिंग है थोड़ा सा डिफरेंट है। यूज़ भी करके दिखा देंगे। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेस विद मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, सक्सेसफुली बनाया है अलायंसेस को, यानी रिश्तों को, दुनिया की मेजर वेस्टर्न पावर्स के साथ, बड़े बड़े पश्चिमी देशों के साथ। तो ये जो पहला वाला मीनिंग है ना, बड़े मेहनत से किसी चीज़ को बनाना, अलायंस को, डील को, रिश्ते को, निगोशिएशन को, कॉन्ट्रैक्ट को, ये मीनिंग आप आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है। तो इसकी एक फ्रेजल वर्ब है हैमर आउट, फोर्ज की ही सिनोनिमस है ये। हैमर आउट आर्टिकल में आज आप देखेंगे। दूसरा वाला मीनिंग आज आएगा नहीं, लेकिन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ही वॉज अक्यूज ऑफ फॉर्जिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। उस पर आरोप लगा था जाली कागजात बनाने का, फोर्ज करने का अपने अंकल के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को। चलिए अगला वर्ड देखेंगे। ये दोनों मीनिंग मैं इसीलिए बताता हूँ, कुछ बच्चे का एक मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर कहीं और दूसरा देखते हैं, फिर कंफ्यूज रहते हैं। तो वर्ड को लो तो पूरा ढंग से लो उसको। अगला जो वर्ड है वो है इंट्रैक्टेबल।
ये वर्ड बना है ट्रैक्टेबल से। ट्रैक्टेबल मतलब मैनेजेबल, जिस चीज़ को आप ट्रैक्ट कर सकें, थोड़ा सा मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। और इंट्रैक्टेबल क्या है? जिसको मैनेज करना मुश्किल हो। अफ्रीका एंड एशिया स्टिल सफ़र फ्रॉम इंट्रैक्टेबल पॉवर्टी। अफ्रीका और एशिया आज भी सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं ऐसी गरीबी को, पॉवर्टी को, जो इंट्रैक्टेबल है, जो मैनेजेबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ट्रैक्टेबल मतलब जिसको ट्रैक्ट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। इंट्रैक्टेबल मतलब अनमैनेजेबल या अनकंट्रोलेबल भी बोल सकते हैं। नया वर्ड है, लास्ट वर्ड देख लो आज का, प्रेसिपिस। प्रेसिपिस का मतलब होता है जी वो लास्ट वाला पॉइंट जहाँ से कोई खाई शुरू होती है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पहाड़ का वो किनारा होता है ना, जहाँ से बस बस कूदे तो फिर नीचे जाओगे सीधे, वो किनारा कहलाता है क्लिफ या प्रेसिपिस। इसको वर्ज, ब्रिंक या कस्प भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ का किनारा जहाँ से ढलान जो है आगे शुरू हो जाती है, वो प्रेसिपिस कहलाता है। दिस लेटेस्ट टैक्स इंक्रीज में पुश मैनी स्मॉल कंपनीज ओवर द फाइनेंशियल प्रेसिपिस। ये लेटेस्ट टैक्स इंक्रीज जो है हो सकता है पुश कर दे बहुत छोटी छोटी कंपनियों को फाइनेंशियल प्रेसिपिस के ऊपर, यानी कि आर्थिक पहाड़ के ढलान के ऊपर। मतलब उसके बाद जो है कंपनियां लुढ़केंगी, गिरेंगी, कोलैप्स कर जाएंगी प्रेसिपिस को जब भी वो क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो ये वर्ड प्रेसिपिस नया है आपके लिए, आर्टिकल में देखेंगे। जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी समरी है इसकी। अमेरिका के ऊपर एक डेट सीलिंग जो है अमेरिका हमेशा लगा के रखता है। और डेट सीलिंग का मतलब है, आसान शब्दों में, अमेरिका कितने नोट छाप सकता है अपनी नोट छापने की मशीन से, कितने डॉलर ये छाप सकते हैं। वो डेट सीलिंग जो है हर कुछ सालों से एक्सपायर हो जाती है। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। पहले ये सीलिंग थी 10 ट्रिलियन डॉलर की, फिर ये हो गई 20, फिर हो गई 30, अब होगी 31.5। अब ये 31.5 की जो सीलिंग है अब अमेरिका क्रॉस करने वाला है और इनको और नोट छापने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने नोट नहीं छापे तो 15-20 दिनों में अमेरिका दिवालिया घोषित हो जाएगा। दुनिया भर में जो कर्जा इनको वापस करना है वो ये नहीं कर पाएंगे। और इसी बात पे अमेरिका में हो रहा है घमासान, वहाँ की ऑपोजिशन और पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसके बीच, यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच। हमारा आर्टिकल दो चीज़ें कह रहा है। पहला तो वहाँ पे विपक्ष में बैठी पार्टी को इस घमासान को रोकना चाहिए। एक बार तो अमेरिका की डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए ताकि अमेरिका कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर दे। इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री अगर दिवालिया हो गई तो समझो दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। और दूसरा, इस डेट सीलिंग का कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। वहाँ की सरकारों को मुफ्त में पैसे बांटने बंद करने होंगे। इसी वजह से नोट छापते हैं और इसी वजह से हर 10 साल बाद ये दिवालिया होने की कगार पे आ जाते हैं। तो एनालाइजिंग टोन है आज की, कंसर्न है अमेरिका के लिए, और सजेस्टिंग टोन भी है, सजेस्ट कर रहा है क्या किया जा सकता है। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे द यूएस इज क्लोज टू ब्रीचिंग इट्स 31.4 ट्रिलियन डेट सीलिंग। द गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट ऑन द टोटल फंड्स इट कैन बोरो टू पे फॉर एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जो अमेरिका है, जो यूएस है, अच्छा कहाँ है भाई ये? यूएस इज़ क्लोज टू, ये बड़ा ही नज़दीक है। और किसके? ब्रीच कर देने के, लांग देने के, उल्लंघन कर देने के, क्रॉस कर देने के अपनी एक 31.4 ट्रिलियन डॉलर की डेट सीलिंग को। ये ट्रिलियन डॉलर तो आप समझ ही गए, मिलियन से बिलियन, बिलियन से ट्रिलियन, है ना? तो कह रहा है 31.4 ट्रिलियन डॉलर की जो इनकी डेट की सीलिंग है। डेट सीलिंग का मतलब आसान भाषा में है नोट छापने की लिमिट, कितने ये डॉलर छाप के बाजार में ला सकते हैं। तो कह रहे हैं अमेरिका बड़ा ही नज़दीक है अपनी लिमिट को क्रॉस करने के, डेट की सीलिंग को, मैक्सिमम लिमिट को लांघने के। अब ये डेट सीलिंग है क्या, ये इसने आगे बताया। कह रहा है जी ये गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट है, अमेरिका की सरकार के द्वारा ही खुद पे लगाई गई एक सीमा है। और किस चीज़ पे भाई? उन सारे पैसों पे, फंड्स पे जो ये बोरो कर सकती है। बोरो करने का दूसरा मतलब होता है नोटों को छापना। आप समझ पा रहे हो? नोट छपेगा ना तो वो लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा तो आप लोगों से वापस लोगे, बोरो ही करना हो गया। तो ये वही लिमिट है जो ये लगा के बैठी है नोट छापने पे या नोटों को बोरो करने पे। और क्यों छापने हैं? ताकि पे फॉर किया जा सके, भुगतान किया जा सके सभी के सभी एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशंस का, कानूनी जिम्मेदारियों का जो एग्जिस्ट करती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारियां। अब ये जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? ये जिम्मेदारियां बता रहा है इंक्लूडिंग के बाद। कह रहा है जी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मिलिट्री सैलरीज, टैक्स रिफंड्स एंड मेडिकेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। ये सारी ऑब्लिगेशंस हैं अमेरिका की कि इंटरेस्ट देना है नेशनल डेट पे, दुनिया से जो कर्जा लिया उस पर इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। मिलिट्री को सैलरियाँ देनी है। टैक्स के रिफंड है, जो लोगों ने टैक्स जमा कर दिया रिफंड लेंगे वो देना है। और फिर वहाँ के हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पे जो पैसा खर्च करना है, यानी कि स्वास्थ्य पे और सब्सिडी पे जो पैसा अमेरिका को खर्चना होता है।
लंबे सेंटेंस है, मेरे ख्याल से अब इसको 100% क्लैरिटी के साथ में आपने समझ लिया। अमेरिका नज़दीक है अपनी नोट छापने की 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट को लांघने के। ये वही लिमिट है जो अमेरिका की सरकार खुद पे ही लगा के बैठी है कि कितना पैसा ये बोरो करेंगे या छाप पाएंगे, ताकि अपनी इन सारी की सारी मुश्किलों को, सारी की सारी जिम्मेदारियों को ये भुगतान कर पाएँ। यूएस आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, क्लोज टू एक प्रेपोजिशन है और अपने बाद में नाउन या वर्ब को लेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। याद है ना वो सारे फ्रेज जिनमें टू अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को लेता है, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, क्लोज टू, की टू, है ना। तो ये क्लोज टू वही वाला फ्रेज है। ब्रीच करना यानी उल्लंघन करना, किसी चीज़ को क्रॉस कर देना। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। अमेरिका ने एक डेट की मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है, कितना नोट ये छाप सकते हैं। इट की वर्ब है कैन बोरो, इट आया है अमेरिका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, अ ब्रीच शुड इट हैपन बाय द जून 1 डेडलाइन रिस्क एन इकोनॉमिक डिबैकल दैट कुड लीड टू अ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड। कह रहा है अगर एक ब्रीच हुआ, ब्रीच समझ गए ना, उल्लंघन। अमेरिका ने अगर 31.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा नोट छाप दिए क्यूमुलेटिवली, कह रहा है अगर ये हो गया ना, शुड इट हैपन, फर्स्ट कंडीशनल है, शुड इट हैपन, और कब, जून 1 की डेडलाइन तक। तो कह रहा है इससे क्या होगा, कह रहा है जो ये ब्रीच है ये रिस्क कर देगा, ये जोखिम बना देगा, और किसका, एक आर्थिक तूफान का, डिबैकल का, बहुत ही बड़े तबाही का। डिबैकल का मतलब होता है ह्यूज फेलियर, बहुत ही बड़ा नुकसान। तो एक बड़े से आर्थिक नुकसान का ये रिस्क जो है पैदा कर देगा। और ये कौन सा नुकसान है भाई, ये वही नुकसान है, ये वही नुकसान है दैट कुड लीड टू अ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, जो कि लीड टू कर सकता है क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड की तरफ। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएंगी। और ये सब काम कैसे होगा जी, ये सारा काम होगा विद नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ सोरिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड टैंकिंग स्टॉक मार्केट्स। ये जो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगा ना, ये होगा एक नॉक ऑन इफेक्ट के साथ। नॉक ऑन का मतलब होता है रिपल इफेक्ट। एक चीज़ गिरी और दूसरी चीज़ को नॉक करते हुए, धक्का मारते हुए गिरी, तो दूसरी भी गिर गई, दूसरी तीसरी को मार गई। आ रही बात समझ में, गिरा तो कुछ एक सामान था, लेकिन उस सामान के गिरते गिरते और कई चीज़ों को वो गिरा के साथ में चला गया, नॉक ऑन इफेक्ट बना के या चेन रिएक्शन बना के चला गया। तो इसकी चेन रिएक्शन होगी, नॉक ऑन इफेक्ट होगा बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट अमेरिका के बाज़ारों में, और टैंक करती हुई, लुढ़कती हुई, टंबल करती हुई स्टॉक मार्केट्स। टैंक का मतलब होता है एकदम बैठ जाना, कोलैप्स कर जाना। समझ में आ गया सेंटेंस, अच्छे सेंटेंस है, अच्छी स्ट्रक्चर है, ऐसा ही आर्टिकल कभी कभी पढ़ने को मिलता है अपने को। ब्रीच आपका सब्जेक्ट है, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, इसकी वर्ब है रिस्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। शुड इट हैपन में इट सब्जेक्ट है, शुड हैपन इसकी वर्ब है, फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनी हुई है, ये अभी आपको सिखा देंगे कैसे बनाया जाता है ना। डिबैकल के लिए आया दैट, और दैट की वर्ब है कुड लीड। डिबैकल का मतलब होता है एक बड़ा सा फेलियर, बड़ी सी नाकामयाबी। नॉक ऑन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, आप गिरे और आगे की चीज़ों को नॉक करते गए, गिरते गए और गिराते गए, रिपल इफेक्ट बना के, डोमिनो इफेक्ट बना के, चेन रिएक्शन बना के सारा काम आपने किया। सोर करना मतलब ऊपर बढ़ना, सोरिंग इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ती हुई ब्याज की दरें, जो कि किसी भी इकॉनमी के लिए खराब होती हैं। और टैंक का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना, टैंकिंग स्टॉक मार्केट्स। चलिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रामर का, एक दो लाइन और करवाता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। उससे पहले वोकैब का एक कॉन्सेप्ट देख लो प्यारा सा। मैंने आपको बताया कि बड़े से फेलियर को बोलते हैं डिबैकल। जैसे आपको एग्ज़ाम है, दे रहे हो, 5 7 8 बार दे दिया। अब 7 8 बार जब दे दोगे ना, तो ये बड़ा डिजास्टर है भाई। 7 8 साल एक एग्ज़ाम पे कोई आदमी लगा दे, इससे बड़ी मूर्खता क्या है ना। जीवन तो एक ही बार मिलता है। तो आप जब ये बड़े बड़े काम करते हो, गलत काम, ये आपके डिबैकल होते हैं, इनको फियास्को भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए, इसका बिल्कुल उल्टा, डिबैकल या फियास्को का बिल्कुल उल्टा, तो उसको क्या बोलेंगे। पहली बार में यूपीएससी क्लियर, पहली बार में स्टार्टअप जो है प्रॉफिटेबल हो गया, इसको बोलते हैं, जिसको आता हूँ लिखना कमेंट्स में, बता रहा हूँ, बहुत बार बता भी चुका हूँ, ब्रेक थ्रू। गेट इट, ईजी है ना। बड़ी कामयाबी ब्रेक थ्रू, बड़ा डिजास्टर डिबैकल। चलिए आज के क्विज में पूछे गए हैं वन वर्ड्स आपसे, और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी, दिस इन टर्न वुड हैव अ डेलेटेरियस इम्पैक्ट ऑन रिटायरमेंट एंड सेविंग अकाउंट्स, द पेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड देयरफॉर ऑन एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है ये जो सारा रायता फैलेगा ना, अभी जो ऊपर बताया है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, स्टॉक मार्केट का टैंक करना, कह रहा है ये सारा रायता जो है इंटर्न आगे जा करके, इंटर्न का मतलब है सब्सिक्वेंटली, आगे जा करके, कह रहा है आगे जाके टर्न लेके, मोड़ लेके रखेगा बहुत ही खराब डेलेटेरियस इम्पैक्ट को, हार्मफुल या
डेट्रीमेंटल असर को। और किस पे रखेगा? इन सभी चीज़ों पे, वहाँ के लोगों की रिटायरमेंट और सेविंग अकाउंट पे, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी, व्यापारिक जो गतिविधि है उसकी रफ्तार पे, और इस प्रकार से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे यानी कि रोजगार पे। तो ये सारी चीज़ों पे भी रायता फैलने वाला है। दिस की वर्ब है वुड हैव। इन टर्न मैंने आपको बता दिया कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली, आगे जा करके मोड लेकर के। डेलिटीरियस एक ऐसा वर्ड है जो 3-4 बार देख चुके हैं पिछले एक वीक में। हार्मफुल को, डेट्रीमेंटल को, परनीशियस को, इंजुरियस को आप डेलिटीरियस बोलते हैं, खराब चीज़ को डेलिटीरियस बोलते हैं, जो आप पे असर डाले है ना, खराब असर। अच्छा जी, और क्या होगा? ये तो सब अमेरिका में होने वाला है, बाहर क्या होगा अमेरिका के? कह रहा है जी, विद द ग्लोबल इकोनॉमी limping out of the COVID-19 recession scenario, a US federal government debt default would represent a shock to the financial system. कह रहा है जी विद यानी के साथ ही। जब भी विद से सेंटेंस शुरू हो इसका मतलब होता है इस चीज़ के साथ ही। अच्छा, किस चीज़ के साथ ही भाई? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिम्प आउट ऑफ करने के। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। एक पाँव टूट गया एक्सीडेंट में, अब आप वहाँ से खड़े हुए हैं और लंगड़ा लंगड़ा करके आ रहे हैं ना, कि लिम्प आउट कर रहे हैं किसी चीज़ से, टूटी टांग टूटी बाह के साथ बाहर आ रहे हैं। कह रहा है जी दुनिया की इकोनॉमी के लिम्प आउट करने के साथ ही, रिकवर करने के साथ ही, टूटी टांग के साथ बाहर आने के साथ ही जो है कोविड-19 का रिसेशन सिनेरियो। कह रहा हुआ क्या? कह रहा है अगर यूएस का फेडरल गवर्नमेंट का डेट डिफॉल्ट है ना, अगर ये हो गया, अमेरिका की केंद्र सरकार का आर्थिक जो डिफॉल्ट है, जो दिवालियापन है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रतिनिधित्व करेगा, नुमाइंदा बनेगा एक और झटके के फाइनेंशियल सिस्टम को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को। एंड अ स्टिल फ्रेजाइल रिकवरी अक्रॉस मैनी इकॉनमीज मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और कह रहा है एक ऐसी रिकवरी जो अभी भी फ्रेजाइल है, अभी भी डेलिकेट है, सेंसिटिव या वीक है। कह रहा है जो कई देश कर रहे हैं ना, ये रिकवरी जो है कई इकॉनमीज में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ये रिकवरी भी खत्म हो जाएगी। तो दुनिया जो है टूटी टांग बहा के साथ में कोविड-19 रिसेशन से बाहर निकल रही है। इसी बीच अमेरिका अगर ढह गया, डिफ़ॉल्ट कर गया, तो जो थोड़ा बहुत बाहर निकले थे वो फिर अंदर चले जाएंगे, और जो रिकवरी कर रहे थे उनकी रिकवरी खत्म हो जाएगी। समझ आ गया सेंटेंस? डेट डिफ़ॉल्ट की वर्ब है वुड रिप्रेजेंट, रिकवरी की वर्ब है मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। स्टिल फ्रेजाइल मतलब अभी भी जो चीज़ फ्रेजाइल है, रिकवरी तो हो रही है लेकिन बड़ी ही कमजोरी के साथ हो रही है, वीकनेस के साथ। लिम्प आउट ऑफ करना, किसी मामले से या मुश्किल से, समझ गए ना, परेशान होकर के चोट खा के बाहर निकलना, टूटी टांग और बाह के साथ। लिंपिंग करने का मतलब ही होता है लंगड़ा करके चलना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी मैटर्स कुड वर्सन इफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट गोज इनटू 22nd शटडाउन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर फरलॉड। कह रहा है मामला जो है और बिगड़ जाएगा, मैटर्स कुड वर्सन। अगर अमेरिका की सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो 22वें शटडाउन में चली जाती है, तो इसका मतलब पहले 21 बार ऐसा हो चुका है पिछली हिस्ट्री में, 200-300 साल की अमेरिका की जो हिस्ट्री है। कह रहा है मामले और ख़राब हो जाएंगे अगर अमेरिका 22वीं बार शटडाउन में चला गया अपनी हिस्ट्री में, और सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फर्लो कर दिए जाते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ही करते हैं, हर बार ऐसा ही करते हैं। जब भी ये होता है ना, हर 15-20 साल से अमेरिका एक बार बैंकरप्ट होता है, सरकार बंद हो जाती है, सब लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, कुछ पैसा नहीं देते हैं, और फिर उसके बाद इनके पास कुछ नया डेट सीलिंग बनाया जाता है, फिर से नोट छापना शुरू करते हैं। बड़ा अजीब सा सर्कस भरा देश है ना। मैटर्स की वर्ब है कुड वर्सन, फेडरल गवर्नमेंट की वर्ब है गोस, एम्प्लॉयज़ की वर्ब है आर फरलॉड। फरलो मैंने आपको बता दिया, किसी आदमी को नौकरी से निकाल देना या फिर टेम्परेरी छुट्टी दे देना बिना सैलरी के। आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, 2 एम्प्लॉय थे आपके, आपने उनको बोल दिया भाई घर जाओ, पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, जब होंगे तुम्हें फिर बुला लेंगे, है ना। अभी तक अपने आप को अब आज़ाद मानो, जो करना है करो। तो सरकारी कर्मचारी को इस तरह से फरलो कर दिया जाता है। चलिए बढ़े आगे। अब इस फरलो वर्ड से एक छोटा सा वोकैब का कॉन्सेप्ट बनता है, फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए फरलो का तो मतलब है आपको अनपेड लीव पे निकाला, आपको घर भेजा आपके एम्प्लॉयर ने। लेकिन फ्रेंच लीव क्या होता है पता है आपको? ये किस टाइप की लीव है? ईडियम है, एक लिख देते हैं ईडियम। फ्रेंच लीव किस टाइप की ईडियम है, इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप खुद ही नौकरी से छोड़ के चले गए, या नौकरी से नदारद हो, बिना किसी को बताए गए, बस चले गए, चुपचाप निकल गए। आपको ढूंढा गया तो आप पाए नहीं गए अपनी जगह पे। तो अ लीव विदाउट ऑथोराइजेशन, ठीक है। अब जो आदमी फ्रेंच लीव ले, नौकरी से नदारद पाया जाए, उसके लिए एक वन वर्ड भी है, वो भी लिख देते हैं। वन वर्ड है जी, वन वर्ड
ट्रुएंट, ठीक है, ट्रुएंट। ट्रुएंट का मतलब अ मैन ऑन फ्रेंच लीव, ठीक है, मैन या वुमन कर देना, पर्सन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अ पर्सन ऑन फ्रेंच लीव। तो ये वन वर्ड्स और ईडियम्स को भी साथ साथ दिमाग में बिठाओ। देखो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, फरलो से मैंने तीनों वर्ड साथ में बिठा रखे हैं एक ही जगह पे, दिमाग के एक ही कोने में, इसलिए वोकैब आपको याद करना आसान हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, अब एम्प्लॉइयों को निकाल दिया। कह रहा है इन एन अटेम्प्ट टू कॉक्स लॉ मेकर्स इन टू कोऑपरेशन एंड हैमर आउट एन अग्रीमेंट टू रेज और सस्पेंड द डेट सीलिंग, द वाइट हाउस पुट आउट इट्स कैलकुलेशंस ऑफ द डैमेज दैट वुड रिजल्ट। अब कह रहा है हुआ क्या, वहाँ का जो वाइट हाउस है इस काम को रोकने के लिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक अटैम्प्ट में, एक कोशिश में जो है कॉक्स करने की, मनाने की, परसुएड करने की लॉ मेकर्स को, वहाँ के राजनेताओं को, और किस चीज़ में मनाना है, कोऑपरेशन के लिए, आपसी सहयोग के लिए। और दूसरा अटैम्प्ट किस चीज़ का अटैम्प्ट है जी, हैमर आउट करने का, फोर्ज करने का, मुश्किलों से तैयार करने का एक अग्रीमेंट को जो या तो रेज कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर पूरे तरीके से हटा देगा इस डेट सीलिंग को, नोट छापने की सीलिंग को। कह रहा है इस कोशिश के अंदर हुआ क्या, अमेरिका का जो वाइट हाउस है, जो बाइडन का जो ऑफिस है, उसने पुट आउट किया है, उसने पब्लिश किया है। पुट आउट करना मतलब पब्लिश करना, सबके सामने रखना, इसकी गिनती को, कैलकुलेशन को, और गिनती है उस नुकसान की, उस डैमेज की जो कि निकल करके आएगा इस पूरे मामले से, दैट वुड रिजल्ट। अब वो नुकसान क्या है, वो नुकसान है ये, इतनी तो जॉब्स लॉस्ट 83 लाख, 6.1% जो ड्रॉप आएगा वहाँ की जीडीपी की ग्रोथ में, और 5% जो है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेरोजगारी जो है दर हो जाएगी। तो ये कर रहा है जो बाइडन। जो बाइडन क्या कर रहा है, अपनी जो है कैलकुलेशन अखबारों में छपवा रहा है कि देखो अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, डेट सीलिंग को बढ़ाने नहीं देंगे, तो ये सब होने वाला है, और इसके लिए रिपब्लिकन जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। चलिए, व्हाइट हाउस समझ गए आप, वहाँ के प्रेसिडेंट के ऑफिस को बोला जाता है, इसकी वर्ब है पुट आउट। पुट आउट करना मतलब किसी चीज़ को सबके सामने पब्लिश करना, सबके सामने ब्रॉडकास्ट करना। पुट आउट फ्रेजल वर्ब का एक मीनिंग और भी है, और बड़ा ही कॉमन सा है, रीडिंग जो करते हैं उन बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिक्शनरी में डाल लो, गूगल में डाल लो, और कमेंट्स में लिखना, हमेशा आपको याद रहेगा। ये फ्रेजल वर्ब दो मीनिंग रखती है, एक मीनिंग तो मैंने लिख दिया, दूसरा आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। सर्च करो, चीज़ें ऐसे याद होंगी। डैमेज के लिए आया दैट की वर्ब है वुड रिजल्ट। कॉक्स का मतलब होता है किसी आदमी को मनाना, बहलाना, फुसलाना, कन्विंस करना, परसुएड करना किसी काम को करने के लिए। कॉक्स के और परसुएड के बाद में इनटू लगाया जाता है जिस भी चीज़ के लिए आप किसी आदमी को बहला फुसला रहे हैं। हैमर आउट करना, फोर्ज करना, बड़ी मेहनत के साथ में किसी एग्रीमेंट को, डील को, निगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, है ना, हैमर आउट एन एग्रीमेंट, हैमर आउट एन अलायंस। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था उसको फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, आपको कंडीशनल पढ़ा दिए जा चुके हैं बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं जाके होम पेज से जाओ और 50-55 वीडियोस से पूरी ग्रामर अपनी पूरी कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो 3-5 हज़ार में आप कहीं करने वाले थे, अब यहाँ से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल आपको करवाया है ना, इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है अलग टाइप की, ये आपको इस कॉन्सेप्ट में सीखना है। तो बना के दिखाएंगे आपको। इफ़ द वेदर रिमेन्स क्लियर वी विल गो ऑन अ पिकनिक। अगर मौसम साफ रहता है तो हम पिकनिक पे जाएंगे, ये फर्स्ट कंडीशनल है। अब देखो, रेगुलर फॉर्म को अल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, इफ़ को हटा दूंगा यहाँ से और इसकी जगह लिख दूंगा शुड, और बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसा ही, बिल्कुल वैसा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा है ना। ध्यान ये रखना है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म जो आपने बनाई है इसमें शुड लगा दिया है, इफ़ को निकाल दिया है, इसकी वजह से आपकी जो वर्ब है ना वो शुड के हिसाब से आएगी। तो कौन सी आनी चाहिए वर्ब यहाँ पे, वर्ब आनी चाहिए सर रिमेन। समझ गए, बेस फॉर्म लगानी है। अब वेदर के हिसाब से रिमेन्स नहीं आएगा, वो ऊपर आया था जहाँ इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ शुड लगाया है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाई है, वर्ब को भी बदलना पड़ेगा, वर्ब की बेस फॉर्म में चेंज करना होगा। फर्स्ट कंडीशनल, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। वैसे ही अगर सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनानी हो, इफ़ द वेदर वॉज या वर क्लियर वी वुड गो ऑन अ पिकनिक। अगर मौसम साफ रहे तो हम पिकनिक पे जाएंगे। सेकंड कंडीशनल में हमेशा वर लगता है, वॉज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, फ्यूचर की बात करता है लेकिन पास्ट टेंस में। बहुत टेक्निकल नहीं हूँगा मैं, बेसिक बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर इसको आपको बनाना है अल्टरनेटिव फॉर्म तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर शुरू में उठा के ले आना है इफ़ की जगह पे,
ठीक है, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा लेकिन बिना वर के, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशनर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इसी तरीके से थर्ड कंडीशनल की भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनती है, अगर वेदर साफ होता तो हम पिकनिक पे चले गए होते। पास्ट की बात करता है। इसमें आपको हैड को शुरू में उठा लाना है और बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसा लिखना है बिना इफ के, ठीक है, बिना इफ के, हैड ऐसा करके, और यहाँ से हैड निकल जाएगा क्योंकि वो शुरू में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रेगुलर और कंडीशनल फॉर्मेट्स हैं, इनको ध्यान रखें। बेसिक्स में आपको अच्छे से करवा दिया गया है। लास्ट वाला सेंटेंस आपको एज अ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी कंडीशनल है इसको पहचान करके इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज करो। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 90% बच्चे गलत करेंगे, ध्यान दे लेना, मैंने पैसे बनाया हुआ। एक चैलेंज की तरह दे रहा हूँ, डालो कमेंट्स में, सही या गलत आपको कमेंट्स में ही बताया जाएगा। बढ़े आगे, चलो अब जल्दी से कॉन्सेप्ट हो गए ग्रामर के, फटाफट से आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, एट द हार्ट ऑफ दिस फिस्कल क्वैगमायर इज अ लैक ऑफ बाईपार्टिसन कंसेंसस ऑन हाउ टू अवॉइड रिपीटिंग साइकिल्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेस। कह रहा है जो बिल्कुल हार्ट पे है, बिल्कुल दिल में है, एट द हार्ट ऑफ, और किसके, इस आर्थिक दलदल के, फिस्कल क्वैगमायर के। करेक्ट, बिल्कुल हार्ट में, बिल्कुल मेन जो चीज़ जो इसके पीछे है वो है एक लैक यानी कि कमी, जो है दो तरफा कंसेंसस की, बाई पार्टीसन कंसेंसस की। कंसेंसस मतलब सहमति और बाई पार्टीसन मतलब दोनों पार्टियों की। और ये सहमति किस चीज़ पे, कैसे अवॉइड किया जाए रिपीट करना, बार बार दोहराना इस कुचक्र को, जो साइकिल है नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेस का, पूरे देश पे आर्थिक तनाव का। और ये स्ट्रेस का साइकिल कहाँ से आता है, स्टेमिंग फ्रॉम द डेट सीलिंग इटसेल्फ, जो निकल करके आता है इस डेट की सीलिंग से, नोट छापने की मैक्सिमम लिमिट से। तो यही मामला जो है ना पूरे मामले की जड़ में है, हार्ट में है, कि कैसे ये बार बार साइकिल रिपीट होने से रोका जाए, हर 20 साल के बाद अमेरिका को दिवालिया होने से बचाया जा सके। लैक आपका सब्जेक्ट है, लैक आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। एट द हार्ट ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है हार्ट में या जड़ में। क्वैगमायर का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जो दलदल की तरह हो, डिलेमा ऐसी हो जिसका कोई सोल्यूशन निकल ही ना पाए। कंसेंसस मतलब आम सहमति। स्टेम फ्रॉम करना, ओरिजिनेट फ्रॉम करना, अपीयर फ्रॉम करना, किसी चीज़ का कहीं से निकलना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अवॉइड के बाद में यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, देख पा रहे हो ना अच्छे से, क्यों हुआ है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। हो चुका है कॉन्सेप्ट बहुत बार, सबको आपका सिर्फ ध्यान खींच रहा हूँ मैं। अवॉइड और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का क्या कनेक्शन है, फटाफट से अपने माइंड में उसको रिवाइज करो, करवाएंगे अभी। कह रहे सम एनालिस्ट ऑब्जर्व दैट द सीलिंग इज अ यूजफुल डिवाइस फॉर द यूएस गवर्नमेंट टू टाई इट्स ऑन हैंड्स। कह रहे कुछ एनालिस्ट लोग जो हैं ऑब्जर्व करते हैं, कुछ विशेषज्ञ जो हैं इस बात को समझते हैं कि जो सीलिंग है, जो अमेरिका ने मैक्सिमम लिमिट लगाई हुई है, ये बड़ा ही यूजफुल डिवाइस है, बड़ा ही काम का एक जो है उपकरण है अमेरिका की सरकार के लिए, कि ये टाई कर ले अपने खुद के हाथों को, ये बांध ले अपने खुद के हाथों को। टाई वंस हैंड मतलब अपने हाथों को बांध करके रुक जाना। और क्या करे फिर, एंड सबमिट टू अ क्रेडिबल कमिटमेंट टू लिमिट पब्लिक स्पेंडिंग, और ये हथियार डाल दे, सबमिट टू कर दे, सरेंडर कर दे एक भरोसेमंद कमिटमेंट के सामने, वादे के सामने, जो है लिमिट करने का अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को, सरकारी खर्चे को। तो कुछ एनालिस्ट तो यही बोलते हैं बड़ी अच्छी सीलिंग है, इसी की वजह से अमेरिका की सरकार अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को, सरकारी खर्चे को लिमिट तो करती है इस बहाने। करेक्ट, कब, स्पेशली एज इट रिक्वायर्स लेजिस्लेटिव कंसेंट एंड विद इट सम कांग्रेशनल ओवरसाइट अथॉरिटी। करेक्ट, खास करके क्योंकि इसको ज़रूरत होती है कुछ लेजिस्लेटिव कंसेंट की, कुछ लोक सभा से या विधानसभा से या राज्यसभा से या पार्लियामेंट से कंसेंट की। लेजिस्लेटिव कंसेंट समझ गए ना, सब पार्टियों की सहमति की, और उसके साथ में कुछ कांग्रेशनल ओवरसाइट अथॉरिटी की। कांग्रेशनल मतलब वहाँ की पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं वहाँ पे। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, और अथॉरिटी का मतलब होता है एक अथॉरिटी। तो इन दोनों की ज़रूरत होती है जब भी अमेरिका को पब्लिक स्पेंडिंग को लिमिट करना हो। लेकिन इस सीलिंग की वजह से अमेरिका जो है बिना किसी से पूछे भी अपनी स्पेंडिंग को लिमिट कर लेता है, क्योंकि इस सीलिंग से उसको एक मौका मिल जाता है अपने हाथ को बांधने का। आ रही है ना बात समझ में। एनालिस्ट की वर्ब है ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व। सीलिंग की वर्ब है इज। क्रेडिबल का मतलब है भरोसेमंद, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, बिलीवेबल, है ना, जिस पे भरोसा किया जा सके। इट की वर्ब है रिक्वायर्स, इट आया है अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को लिमिट करना। पब्लिक स्पेंडिंग को अगर लिमिट करना होगा तो अमेरिका को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस सीलिंग के बहाने उसको बिना पापड़ बेले खर्चा कम करने का मौका मिल जाता है। चलिए, ओवरसाइट का मतलब होता है मॉनिटरिंग या सुपरविजन। अब देखो दूसरा पहलू क्या है, कुछ लोग तो इसको अच्छा बता रहे हैं सीलिंग को,
कह रहा जी दूसरा पहलू ये है, अदर्स आर्ग्यू दैट द सीलिंग इज एन एंटीक्वेटेड मैकेनिज्म दैट प्लेसेस अनवारंटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रोबस्ट फिस्कल पॉलिसी। दूसरे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिका ने जो नोट छापने पे सीलिंग लगाई हुई है वो एक बाबा आदम के ज़माने का एंटीक्वेटेड या ऑब्सोलीट या आउटडेटेड सिस्टम है। ये 200 साल पहले अमेरिका ने बनाया था, अब ये काम नहीं करना चाहिए। और ये वही सिस्टम है, वही मैकेनिज्म है जो प्लेस करता है, रखता है बिना बात की अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन को, पाबंदियों को, और किस पे, मजबूत फिस्कल पॉलिसी पे जो अमेरिका बना के रखता है ना। उनकी फिस्कल पॉलिसी मजबूत होती है लेकिन अब पाबंदियाँ लग जाती हैं सीलिंग की वजह से। और इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग ऑन द नीड टू मीट प्रीवियसली लेजिस्लेटेड फिस्कल ऑब्लिगेशंस, जिसमें शामिल है वो वाली नीड, वो वाली ज़रूरत जो है मीट करने की या पूरा करने की पहले से ही लेजिस्लेटेड किए हुए, पहले से ही पार्लियामेंट में अप्रूव किए हुए फिस्कल ऑब्लिगेशंस को, आर्थिक जिम्मेदारियों को। तो पार्लियामेंट ने अगर बोल दिया यूक्रेन को $50 बिलियन देने हैं, पहले से ही लेजिस्लेट कर दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन डेट सीलिंग की वजह से अचानक से अमेरिका बोलता है हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे तो नोट छापने की लिमिट ही खत्म हो गई। तो यही कह रहा है कि अदर लोग जो है ना वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिका के सारे कमिटमेंट खराब होते हैं सीलिंग की वजह से, इसको हटा दो और इनकी नोट छापने की मशीन जो है दिन रात चलती रहे, डॉलर ही डॉलर छपे। अदर्स की वर्ब है आर्ग्यू, सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट, इसकी वर्ब है इज, एंटिक्वेटेड मतलब ऑब्सोलीट, बाबा आदम के ज़माने का, आउट ऑफ फैशन। दैट की वर्ब है प्लेसेस, दैट आया मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम। अनवारंटेड मतलब अननेसेसिटेटेड, ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो, अनकॉल्ड फॉर हो, जिसका कोई यूज़ ना हो। रॉबस्ट मतलब मजबूत, विगरस, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, है ना। चलिए हो गए सारे वर्ड्स। कह रहा है जी ईदर वे द डीपर रीजन टू वरी अबाउट द दैट सीलिंग ब्रिंगिंग द इकॉनमी टू द प्रेसिपिस ऑफ डिफॉल्ट एवरी फ्यू ईयर्स इज दैट द सीलिंग रेडली सर्व्स एज ए पॉलिटिकल टूल। कह रहा है जी कैसे भी मान लो, पहले वालों की बात मान लो या दूसरे वालों की बात मान लो, कह रहे किसी भी तरीके से इधर वे जो बड़ा रिसेशन जो है, रीज़न जो है, डीपर रीजन जो है, जो वरी अबाउट करने का है, परेशान होने का है, इस डेट सीलिंग के, इस नोट छापने की लिमिट के ब्रिंग करने को, इकॉनमी को ले आने को, अर्थव्यवस्था को प्रिसिपीस पे यानी ढलान पे, डिफ़ॉल्ट की यानी कि बैंकरप्सी की, हर कुछ साल, एवरी फ्यू ईयर्स। तो अमेरिका के हर कुछ साल में दिवालिया होने की कगार पे आने का जो रीज़न है ना वो इज़ है दैट, वो ये कि ये जो लिमिट है ना ये रेडली जो है सर्व करती है, ये ऑटोमेटिकली पूरा करती है एक पॉलिटिकल टूल का काम, एक सियासी जरिए का काम। और किसके लिए, फॉर द पार्टी नॉट इन कंट्रोल ऑफ वाइट हाउस, उस पार्टी के लिए जो वाइट हाउस में नहीं बैठी है, उस पार्टी के लिए जिसका प्रेसिडेंट सत्ता में नहीं है। और क्यों, क्या यूज़ करती है पार्टी इसको, ये यूज़ है टू गेन लेवरेज ओवर द फिजिकल प्रायोरिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूज़ है गेन करने का, लेवरेज को, अथॉरिटी को, इन्फ्लुएंस को, और किसके ऊपर, फिजिकल प्रायोरिटीज़ के ऊपर, आर्थिक जो है प्राथमिकताओं के ऊपर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ की चुनी हुई सरकार की। इस काम में इस सीलिंग को यूज़ किया जाता है, ये है बड़ा रीज़न। सीलिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे ही मामला फंसता है ना तो जो विपक्ष बोलता है, विपक्ष यही कहता है अमेरिका में कि हम तो सीलिंग नहीं बढ़ाएंगे, तो ये काम करती है ये सीलिंग। अच्छा ये और दूसरा काम क्या करते हैं भाई पार्टी कंट्रोल जो होती है, एक तो ये गेन करते हैं लेवरेज को एंड हॉबल इट्स प्लान टू डिलीवर ऑन कैंपेन प्रोमिसेस, दूसरा ये हॉबल करते हैं सत्ता में बैठी पार्टी के प्लान को जो है डिलीवर ऑन करने का, पूरा करने का, कैंपेन के प्रोमिसेस को, चुनावी वादों को। एक बार सेंटेंस को मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो भी सकती है, फिर इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। किसी भी तरीके से ज़्यादा गहरा कारण जो है परेशान होने का, इस डेट सीलिंग के ब्रिंग कर देने को, ले आने को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को कगार पे, प्रेसिपीस पे, डिफ़ॉल्ट की हर कुछ साल, वो बड़ा रीज़न है कि ये सीलिंग जो है रेडली या तैयार तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से एक पॉलिटिकल टूल का काम करती है, सियासी जरिए का काम करती है उस पार्टी के लिए जो चुनाव हार के बैठी है, जो नॉट इन कंट्रोल ऑफ वाइट हाउस है। और ये टूल किस काम के आता है, ये टूल आता है इनके दो कामों के। पहला काम है गेन करना लेवरेज को, थोड़ा इन्फ्लुएंस को पैदा करना, इन्फ्लुएंस लेना, है ना, एडवांटेज लेना। और किसके ऊपर, फिजिकल प्रायोरिटीज़ के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सरकार चुन के आई है उसकी आर्थिक जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर एडवांटेज ले लेती है ये बाहर वाली पार्टी। और दूसरा काम ये करती है हॉबल करने का, हिला देने का, क्रिपल कर देने का, हिंडर कर देने का, रोक देने का सत्ताधारी पार्टी के उन प्लान्स को जो हैं डिलीवर ऑन करने के, पूरा करने के अपने चुनावी वादों को। तो ये काम होता है यहाँ पे।
सेंटेंस समझ में आ गया ना? 2 बार रिपीट कर दिया, होपफुली अब हर चीज़ आपको क्लियर होगी। रीज़न की वर्ब है इज़, सीलिंग की वर्ब है जो है सर्व्स। ये लोग इसको यूज़ करते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका है टू गेन लेवरेज और दूसरा तरीका है टू हॉबल। यहाँ पे टू लिखा नहीं हुआ है लेकिन अंडरस्टूड है। लेवरेज करना, गेन मतलब किसी चीज़ को, अथॉरिटी को, इन्फ्लुएंस को पा लेना, प्रभाव को पा लेना। हॉबल का मतलब होता है बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, उसका आप निकाल दो बीच वाला जो है, तो वो पहिया कैसे हिलता है बैलगाड़ी का, वही होता है हॉबल करना। किसी चीज़ को इस तरीके से हिला देना मतलब आगे बढ़ ही ना पाए वो, हॉबल। कह रहे जी अ मेजर डेट पेमेंट इज़ ड्यू ऑन जून 15। एक बड़ी जो है कर्जे की रीपेमेंट जो है वो बाकी है, ड्यू है 15 जून को। कह रहे द गवर्नमेंट कुड मेक डू विद द एवर श्रिंकिंग फिजिकल विगल रूम अंटिल देन। कह रहे जी जो सरकार है मेक डू कर सकती है। मेक डू करना इस फ्रेज का मतलब होता है जुगाड़ करना, ठीक है? तो सरकार जो है काम चला सकती है, जुगाड़ कर सकती है एवर श्रिंकिंग फिजिकल विगल रूम के जरिए, तब तक यानी कि अंटिल देन। विगल रूम का मतलब होता है गुंजाइश, फ्रीडम, मार्जिन। और एवर श्रिंकिंग का मतलब होता है रोज़ या हर मिनट कोई चीज़ जो श्रिंक कर रही हो, कम होती जा रही हो। तो इनके पास जो भी आर्थिक गुंजाइश है, विगल रूम है, जो श्रिंक भी कर रहा है हर मिनट से, कह रहा है उसके जरिए कुछ जुगाड़ तो ये कर ही सकती है 15 जून से पहले पहले। 15 के बाद तो इनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? खर्चे चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा अमेरिका के पास, दुनिया को वापस करने की तो बात ही कुछ हो रहा है, वो तो है ही नहीं इनके पास। गवर्नमेंट की वर्ब है कुड मेक। मेक डू करना, जुगाड़ करना। विगल रूम मतलब आपके काम करने की गुंजाइश या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम। कह रहा है जी हाउएवर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केविन मैकार्थी अ रिपब्लिकन would be wise to realize that putting partisan goals and personal popularity ahead of greater good will not be something। कह रहे जी हालांकि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं, या ऐसा समझ लो वहाँ की लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो कि एक रिपब्लिकन है, जो कि विपक्ष पार्टी के नेता हैं, कह रहे वो बड़े वाइज होंगे, बड़े समझदार होंगे। इस चीज़ को रियलाइज़ अगर वो कर लें, इस चीज़ की अनुभूति वो ले लें। रियलाइज़ करना समझते ना, फील करना। और क्या चीज़ को? कि जो पुट करना है, रखना है अपने स्वार्थी गोल्स को और पर्सनल पॉपुलैरिटी को आगे, यानी कि अहेड ऑफ लोगों की भलाई के। कह रहा है ये जो काम है ना स्वार्थी पने का, कि डेमोक्रेट्स को घेर लिया, इनकी डेट सीलिंग को बढ़ने नहीं दिया, सरकार को गिरवा दिया। कह रहा है जी अपने पर्सनल गोल और पॉपुलैरिटी को लोगों की भलाई से आगे रखने का जो काम है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, विल नॉट बी समथिंग। और कैसी चीज़? दैट द मिडिल क्लास अमेरिकन विल फॉरगिव इजली इन 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो कि मिडिल क्लास जो है अमेरिका की फॉरगिव कर देगी, माफ़ कर देगी आसानी से अगले साल होने वाले राष्ट्रपति के चुनावों में। तो आप गिरवा दो सरकार, बना लो अपनी सरकार। 1 साल बाद पब्लिक देख रही है, अच्छे से आपको सबक सिखाएगी जो आप वहाँ की पब्लिक के साथ कर रहे हो। तो पार्टीशन गोल्स को छोड़ दो और वहाँ की डेट सीलिंग को बढ़वा के अमेरिका को बैंकरप्सी से बाहर निकलवाओ। तो ये सलाह जो है, सजेशन जो है इन्होंने रिपब्लिकन्स को दिया है। कह रहा है जी स्पेशली इफ दिस ब्रिंक्समैनशिप एंड्स कॉजिंग अ पेनफुली इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है ये खास करके तब होगा अगर ये ब्रिंक्समैनशिप जो है, ये जो डिज़ास्टर तक चीज़ों को धकेलने का आपकी जो प्रवृत्ति है रिपब्लिकन्स की, ये एंड अप होती है, ये लीड टू करती है, इस मुकाम पे रिजल्ट इन होती है, जो है कोज करने का एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस को जो पेनफुली इंट्रैक्टेबल है, बड़ा दर्द भरा और अनमैनेजेबल है। दर्द भरे तरीके से अनमैनेजेबल है। इंट्रैक्टेबल देख चुके हो ना, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो। तो अगर ऐसा कुछ रायता फैल गया ना, तब तो पब्लिक कभी भी रिपब्लिकन को वोट देगी नहीं। वहाँ की सब देख रही है, वहाँ की पब्लिक। लोकसभा के स्पीकर की वर्ब है मैकार्थी की वुड बी। पुटिंग यहाँ पे जीरेंड है, इसकी वर्ब है विल बी। मिडिल क्लास की वर्ब है विल फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है पार्डन करना, माफ़ी देना, ठीक है? इसको पार्डन करना भी बोलते हैं। ब्रिंकमैनशिप आप देख चुके हैं, चीज़ों को किनारे तक धकेलने की प्रवृत्ति, इसकी वर्ब है हैंड्स अप। इंट्रैक्टेबल मतलब ऐसी चीज़ जो ट्रैक्टेबल ना हो, जो मैनेजेबल ना हो, जो बड़ी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो। थोड़ा लंबा हो गया आर्टिकल, लेकिन मुश्किल था ना पढ़ने में, इसलिए कोशिश की हमने जितना हो सके इसको पीस बाय पीस आर्टिकल को पढ़ पाएँ। फटाफट से अपने क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहले पूछ रहे हैं जी ऑथर की ओपिनियन क्या है डेट सीलिंग को लेकर के एक इकोनॉमिक पॉलिसी टूल के तरीके से। क्या मानता है ऑथर? ये एक आउटडेटेड मैकेनिज्म है, या ये एक ज़रूरी टूल है, या ये वाइट हाउस से यूज़ करता है लेवरेज लेने के लिए अपनी फिजिकल प्रायोरिटीज़ पे, या फिर ये एक पॉलिटिकल टूल है जो पार्टी कंट्रोल में होती है वाइट हाउस के, उसके लिए, है ना? बाय द पार्टी नॉट लिख देता हूँ, नॉट इन कंट्रोल। तो ये चारों में से सही जो है ना, आपको
वर्ड को पकड़ना है, सही वर्ड को पकड़ोगे तो आपको जो है ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा, है ना। चारों में से ऑथर के हिसाब से ये डेट सीलिंग क्या है। चलिए फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, थोड़ा दिमाग चलाओ, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, खुद से आपको करना ही पड़ेगा। मैं आंसर बता दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, फर्स्ट कमेंट में, वहां से चेक करना। सेकंड में आपसे पूछा है वो स्टेटमेंट बताओ इनमें से, सेलेक्ट करो स्टेटमेंट को या सेलेक्ट द इम्प्लीकेशन। उस रिजल्ट को इम्प्लीकेशन को सिलेक्ट करो इन चारों में से जो रिप्रेजेंट नहीं करता है उन सभी परिणामों को जो नेट सीलिंग को जो है ब्रीच करने पे अमेरिका को देखने पड़ेंगे। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डेट सीलिंग से नहीं जुड़ी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी पे फाइनेंशियल स्ट्रेस, बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट और यूएस की मार्केट में क्रैश, चाइना का अमेरिका को टेक ओवर कर लेना, दुनिया के फर्स्ट नंबर की इकॉनमी बन जाना, या फिर अमेरिका की इकॉनमी की क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड। ये इजी क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल पढ़ा है वो बता देगा। अगेन दोनों के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए। थर्ड में पूछा है जी आपको सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया क्या लग रहा है इस आर्टिकल का। अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इस आर्टिकल को एक या दो सेंटेंसेस में लिखना हो तो क्या लिखा जाए, है ना। तो एक सेंटेंस में इसकी समरी आपको देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सब लोग पोस्ट करेंगे, मैं भी अपनी समरी डालूंगा, आपकी समरीज को भी कोशिश करेंगे चेक करके रेट किया जाए। एक ही सेंटेंस लिखना है, मैक्सिमम दो लिख पाओगे, सेंट्रल आइडिया इतना ही होना चाहिए। चौथा है जी बड़ा फेलियर क्या होता है, उसके लिए क्या वन वर्ड है, ऑलरेडी करवा चुके हैं, दो में से कोई भी एक लिख दो। फ्रेंच लीव क्या है ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। फरलो वर्ड का मीनिंग पूछा है आपसे, ये भी आपको करवा ही दिया था, है ना। सातवें आठवें में दो एरर्स हैं, पहली जो एरर है वो आपको मिल सकती है इस पोर्शन में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट मैंने आज मिस किया है, क्लास लंबी हो रही थी, होपफुली आप सभी को वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता होगा क्योंकि कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करो दोनों एरर्स को निकालो। 9 में आपसे पूछा है एक आदमी जो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट होता है उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ होगा। तो एक वन वर्ड कराया था ना आपको, टी से शुरू होने वाला, है ना, टी से, तो वन वर्ड आपको लिखना है। चलिए मुलाकात लेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे क्लास को। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, एक महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।